Hello guys, how are you all? वेलकम टू एस जी इंस्टीट्यूट. दिस इज़ योर अंकुर सर. बेटा, आज का जो हमारा लेक्चर है, लेकिन लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आप सबको बता दूं, आप अभी जो टेंथ में आप थे, आपने सारे सब्जेक्ट्स ऑलमोस्ट पढ़े हुए हैं. सारे मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश सब कुछ पढ़ा हुआ है. आज हम जो सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हैं वो बिल्कुल न्यू सब्जेक्ट है आपके लिए. मतलब बिल्कुल बेस है. ये जो 11th क्लास में आप सब ने जो अकाउंटेंसी सब्जेक्ट को चूज़ किया है, कॉमर्स फील्ड को, उसके अंदर अकाउंटेंसी बहुत अलग है. क्योंकि पूरा जो कॉमर्स बना है उसका जो मेन सब्जेक्ट है कॉमर्स का वो है अकाउंटेंसी. ये चीज़ हमेशा याद रखना. तो अकाउंटेंसी कहने को तो बहुत आसान सब्जेक्ट है, ये बहुत आसान. अगर आप लॉजिक वाइज पढ़ोगे तो ये सब्जेक्ट बहुत इजी है. इवन आपको ये सबसे ज़्यादा स्कोरिंग भी लगेगा. लेकिन अगर आपका थोड़ा सा भी ध्यान यहाँ से वहाँ हटा, आप रटने बैठ गए अकाउंट्स को, तो फिर आपको खुद मज़ा नहीं आएगा अकाउंट्स पढ़ने में. ठीक है बेटा. तो अभी आप टेंथ से अभी 11th में कुछ बच्चे अभी आए नहीं हैं, कुछ का किसी का भी अभी रिज़ल्ट नहीं आया है. रिज़ल्ट वगैरह का अभी वेटिंग में ही हो, तो कोई बात नहीं. कुछ के एग्ज़ाम्स भी होने हैं अभी, कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट उससे पहले हम क्लासेस शुरू कर लेते हैं, क्योंकि काफ़ी जो टाइम है वो खर्च हो रहा है, काफ़ी टाइम वेस्ट भी हो रहा है बच्चों का लॉकडाउन की वजह से. तो एक बात हमेशा याद रखना, अभी जो हमारी वर्चुअल क्लासेस चल रही हैं ये सिर्फ़ और सिर्फ आपको लॉकडाउन तक ही मिलेंगी. जैसे ही लॉकडाउन हट जाएगा आप सब कहाँ पे आ जाओगे? इंस्टीट्यूट में. ठीक है बेटा. तो आप एस डी इंस्टीट्यूट में ही फिर क्लासेस लेना शुरू कर दोगे. तब तक आपको वीडियो लेक्चर्स के साथ ही चलना पड़ेगा. तो वीडियो लेक्चर्स में एक है, थोड़ा सा आपको फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि आप खुद पे डिपेंड होंगे. जब भी हम आपको वीडियो भेजेंगे, आप लेक्चर सुनोगे, ऑब्वियस ही बात है हम तो वहाँ पर होंगे नहीं. तो आपको कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, आप कितना पढ़ रहे हो, कैसे पढ़ रहे हो, तो वो उस वक्त मैं वहाँ पे नहीं देख सकता. तो इसलिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेना और बहुत अच्छे से पढ़ना. ठीक है बेटा. क्योंकि अकाउंटेंसी एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट है. प्लस कुछ बच्चे बहुत लीनियंट ले रहे होंगे या लेंगे भी. वो ये सोचेंगे कि यार अभी हम टेंथ में इतना पढ़ लिए, टेंथ में बोर्ड्स थे, हमने बहुत मेहनत किया, अभी 11th में ज़रा चिल मारेंगे और 12th में फिर झंडे गाड़ेंगे. प्लीज़ ऐसा कोई भी बच्चा अगर सोच रहा है तो प्लीज़, वैसे तो आप किसी भी सब्जेक्ट के बारे में ऐसा नहीं सोच सकते, लेकिन स्पेशली अकाउंटेंसी के बारे में तो सोचना भी मत. क्योंकि अकाउंटेंसी इज़ लाइक ABC. जो 11th क्लास की जो अकाउंटेंसी है वो अकाउंटेंसी की ABC है. जैसे आपने जब आपने पढ़ना शुरू किया था तो आपने अल्फ़ाबेट्स पढ़े थे A to Z. आपने स्टार्टिंग से ही कभी ए फॉर एरोप्लेन नहीं सीखा, आपने एलिफेंट नहीं बोलना सीखा, पहले आपने अल्फ़ाबेट सीखे. तो वही है सेम अकाउंटेंसी 11th क्लास के लिए. तो यहाँ पर आप बिल्कुल बेसिक पढ़ोगे, ये अकाउंट्स का ABC सिखाएगा आपको क्लास 11th, आपका बिल्कुल बेस बनाएगा क्लास 11th. उसके बाद जब आप 12th में आओगे या फर्दर स्टडीज़ के लिए जाओगे तब आपको प्रॉपर नॉलेज होगा. लेकिन 11th क्लास में आपको अपना बेस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना है. तो चलिए बेटा, अब आगे हम बढ़ते हैं अपने लेक्चर को लेकर, कंटेंट को लेकर कि 11th क्लास में कितने हमारे चैप्टर्स हैं. ठीक है बेटा. तो उन सब के बारे में आगे डिस्कशन करते हैं. तो देखिए बेटा, आपका जो एग्ज़ाम है अकाउंटेंसी का, ठीक है, टोटल मार्क्स 100 मार्क्स का ही होता है, लेकिन 100 मार्क्स को उन्होंने बाइफ्रगेट किया है, 2 हिस्सों में बांट दिया. 2 हिस्सों में कैसे? एक आपका एग्ज़ाम जो है थ्योरी और एक है प्रैक्टिकल. सर ये थ्योरी क्या मतलब क्या है? बेटा ये जो आपका बुक सेक्शन होता है ना, जिसको मैं आपको पढ़ाऊँगा, बुक सेक्शन, वो आपको, उसको हम थ्योरी बोलते हैं, जो आपको रिटर्न में देना पड़ता है, जो 80 मार्क्स का होता है, 3 आवर्स का. ठीक है. तो आपका थ्योरी जो बुक है वो 80 मार्क्स की आती है, और 20 मार्क्स का आपका स्कूल में ही लिया जाता है प्रैक्टिकल, 100 मार्क्स में से. तो 20 मार्क्स का तो प्रैक्टिकल है. उस प्रैक्टिकल में क्या करना पड़ता है? 20 मार्क्स के लिए आपको अपनी 11th क्लास की प्रोजेक्ट फाइल सबमिट करवानी होती है. वो स्कूल वाले बताते हैं कैसे करना है, और स्कूल वाले आपका एक वाइवा लेते हैं. ठीक है बेटा. तो ये आपको स्कूल की तरफ से ही पूरा प्रॉपर समझाया जाएगा, करवाया जाएगा. तो ये तो स्कूल हैंडल करेगा. जो मुझे हैंडल करना है वो है 80 मार्क्स आपके, जो आपका एग्ज़ाम होता है. अब 80 मार्क्स में पूरी बुक पढ़नी है हमें. अभी कुछ बच्चों के पास बुक्स नहीं है, इवन मेरे ख्याल से शायद किसी के पास भी अकाउंट्स की बुक नहीं है. कोई प्रॉब्लम नहीं है, बुक की अभी ऐसा नीड भी नहीं होगी वीडियो लेक्चर्स में. ठीक है बेटा. तो अब जब हम बुक शुरू करेंगे तो मैं आपको बता दूं, हमारी बुक के अंदर यानी अकाउंटेंसी 11th क्लास के अंदर देखिए कितने चैप्टर्स हैं. 1 2 पूरे के पूरे 22 चैप्टर्स हैं. तो पूरे के पूरे 22 चैप्टर्स हम पढ़ेंगे. ठीक है बेटा. लेकिन
अब मैं आपको ये पूरे के पूरे जो 22 चैप्टर्स हैं इनके बारे में मैं आपको अभी एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि आपको अभी कुछ भी नहीं पता। तो जस्ट अभी हम अपना फर्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे, डेट इज़ इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। हम आज ये पढ़ना शुरू करेंगे। आप मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। अकाउंट्स थ्योरी सब्जेक्ट है प्लस प्रैक्टिकल भी है। प्रैक्टिकल करने के लिए पहले आपको थोड़ी सी थ्योरी उसकी पढ़ना कंपलसरी होती है, क्योंकि अकाउंट्स के रूल्स हमें जान लेना, अकाउंट्स के कुछ टर्म्स के बारे में हमें जानना होता है, अकाउंट्स है क्या ये हमें थोड़ा जानना होता है, उसके बाद ही हम प्रैक्टिकल कर सकते हैं। ठीक है, बिना थ्योरी के आप डायरेक्ट प्रैक्टिकल नहीं कर सकते। तो थोड़ा आपको जो क्लासेस हैं वो पहले थ्योरी की लेने पड़ेंगी। ठीक है बेटा, तो पहला जो हमारा चैप्टर है डेट इज़ इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। ठीक है, तो चलिए अब हम इस चैप्टर के बारे में आगे पढ़ते हैं। तो बेटा इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, सबसे पहले हम समझेंगे मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग। ये तो बुक की लैंग्वेज है। इस बुक की लैंग्वेज को समझने से पहले ज़रा अपनी देसी भाषा में अकाउंट्स को समझते हैं कि अकाउंट्स होता क्या है। आपको ये चीज़ पता है कि आप बचपन से अकाउंट्स कर रहे हो, बट कभी ध्यान नहीं दिया। कैसे? एक बात बताओ, बेसिकली अकाउंट्स क्या है। आप जैसे आपके फादर हैं, वो हर महीने अर्न करते हैं। अब हर महीने अर्न करते हैं, वो कुछ भी घर पे पैसा लाते हैं, तो वो जो मनी होता है वो पहले से ही वो डिसाइड कर लेते हैं कि वो पैसा हमें कहाँ कहाँ खर्च करना है। ठीक है बेटा, तो बेटा वो पहले से ही डिसाइड होता है कि वो पैसा घर में कहाँ कहाँ खर्च होना है। जैसे जैसे ही इनकम आई, आपके स्कूल की फ़ीस, ट्यूशन की फ़ीस, घर का राशन, इन सब में जो भी एक्सपेंसेस हैं वो सारे के सारे एक्सपेंसेस जो हैं आपके पेरेंट्स वो ऑलरेडी पहले से डिसाइड कर लेते हैं, और उनको उन खर्चों को जो वो खर्चे होते हैं वो ऑलरेडी कहीं पर वो लिख लेते हैं। तो वो लिखते क्यों हैं? जाहिर सी बात है, वो इसलिए लिखते हैं ताकि उन्हें पता चले कि वो महीने में कितना अर्न कर रहे हैं और उसमें से कितना वो खर्च कर रहे हैं, कितनी इनकम है, कितना खर्चा है। ठीक है बेटा, तो बस यही अकाउंटिंग है। अकाउंटिंग यही कहता है, बिजनेस में भी यही होता है, बस बिजनेस में हम प्रॉपर बुक्स के अकॉर्डिंग प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करते हैं। बट अकाउंटिंग का मतलब ही यही है कि आप जो भी मॉनेटरी टर्म में आप खर्चा कर रहे हो, जो भी आप पैसों के टर्म में खर्चा कर रहे हो, आप उसको लिख रहे हो, आप उसको क्या कर रहे हो, रिकॉर्ड कर रहे हो। तो वो अकाउंट्स है। अपने हिसाब किताब तो आपने सुना होगा, तो हिसाब किताब का मतलब ही क्या है, अकाउंट्स। अब अगर उसी चीज़ को हम बिज़नेस की लैंग्वेज में पढ़ें, तो बिज़नेस की लैंग्वेज में थोड़ा सा हमें इसको पूरी डेफिनेशंस पढ़ने पड़ती हैं, कुछ मीनिंग्स बहुत अच्छे से पढ़ने पड़ते हैं। ठीक है, तो अब उसकी लैंग्वेज में हम समझते हैं कि बिज़नेस क्या कहता है, ये अकाउंट्स क्या होता है। तो कह रहे हैं अकाउंटिंग इज़ एन आर्ट। अकाउंटिंग एक आर्ट है। किस चीज़ की? रिकॉर्डिंग। अब आपको समझना है रिकॉर्डिंग क्या है। अभी मैंने समझाया, अगर आपके पेरेंट्स रिकॉर्ड कर सकते हैं, आपके फादर रिकॉर्ड कर सकते हैं कि वो कितना पैसा कमा रहे हैं और कितना खर्च कर रहे हैं, तो क्या बिज़नेस नहीं करेगा? बिज़नेस तो, क्योंकि बिज़नेस के पास तो उनसे ज़्यादा ट्रांजैक्शंस है। ट्रांजैक्शंस का मतलब होता है बेटा लेन देन, तो बिज़नेस तो ज़्यादा लेन देन करता है ना। तो अगर वो ज़्यादा लेन देन करेगा तो उसको रिकॉर्डिंग भी करने पड़ेगी, क्योंकि वो माइंड में नहीं रख सकता। ठीक है, तो अकाउंटिंग क्या है? एक आर्ट है। सबसे पहले क्या? रिकॉर्ड करने की। ठीक है, आपने रिकॉर्ड कर लिया। अब आपने जब ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर लिया, रिकॉर्ड करने के लिए आप वैसे ये कोई डायरी वायरी में रिकॉर्ड नहीं कर सकते। बिजनेस की जो ट्रांजैक्शंस होती हैं प्रॉपर, उनके लिए, उनको रिकॉर्ड करने के लिए बुक्स को मेंटेन करना पड़ता है। तो उस बुक का नाम होता है जर्नल बुक। बहुत ध्यान से सुनो, बिजनेस जो भी अपने लेन देन को, यानी जो भी अपनी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता है, उस बुक का नाम होता है जर्नल बुक। ठीक है बेटा, तो जर्नल में ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है, बिजनेस की दिन भर की जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती हैं। ठीक है बेटा, रिकॉर्ड करने के बाद उन्हें किया जाता है क्लासीफाइंग। अब ये वर्ड क्लासीफाइंग का मतलब होता है बांटना, अलग अलग करना। पर क्या अलग अलग करना है? एक बात ध्यान से सुनो। मान लो अगर ये एक जर्नल बुक है, ठीक है, मान लेते हैं कि जर्नल बुक है, मैं अपनी डेली ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि राम के साथ आज मेरी क्या डील हुई, राम से कितना गुड्स लिया, शाम को कितना गुड्स मैंने बेचा, ठीक है, किसको मैंने उधार में गुड्स दिया, किसको कैश में गुड्स दिया। इस सारी की सारी ट्रांजैक्शंस मैं एक ही पेज पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जर्नल है। अब एक बात बताओ, अब अगर मैं एक ही पेज पे राम, श्याम, मोहन, रोहन, सोहन सबका नाम लिख रहा हूँ, है ना, अब मैं सबका नाम एक ही पेज पे लिख रहा हूँ, कल को राम मेरे पास आ गया, उसने कहा जी मेरा हिसाब कर दो, आप मुझे बताओ कि मेरा टोटल बैलेंस कितना है, या मुझे कितना पैसा लेना है या देना है, खाली राम पूछ रहा है मेरे से।
अब मैं क्या कर रहा हूँ, अगर मैं जर्नल बुक चेक करूँ तो जर्नल बुक में मैंने हर पेज में सबको मिक्स कर दिया है। राम भी है, श्याम भी है, मोहन भी है, रोहन भी है, सोहन भी है। इस पेज पे भी होगा राम, फिर जब ये पेज भर जाएगा तो जर्नल के नेक्स्ट पेज पे भी आऊँगा, फिर नेक्स्ट पेज पे भी आऊँगा, फिर तो राम अगर मेरे से हिसाब मांगेगा तो मुझे जर्नल बुक के मुझे कितने पेज पलटने पड़ेंगे उसकी सारी की सारी ट्रांजेक्शन्स को देखने के लिए कि राम से मेरा लेन देन कितना हुआ है, जिसमें बहुत टाइम लग जाएगा। मान लो राम के बाद श्याम आ गया, मोहन आ गया, तो मैं क्या मेरे लिए पॉसिबल है कि सबका हिसाब मैं करूं? नहीं सर, बहुत इम्पॉसिबल हो जाएगा ये, है ना। तो इम्पॉसिबल को हम इजी करने के लिए हम क्या करते हैं, हम सारी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड तो कर देते हैं जर्नल में। रिकॉर्ड करने के बाद हम सबके अकाउंट्स को अलग अलग कर देते हैं। अलग अलग का मतलब होता है क्लासिफाई करना, अलग अलग। यानी अब मैंने क्या किया, मैंने राम का जो अकाउंट था वो ही अलग कर दिया। राम का अकाउंट मैंने बिल्कुल अलग कर दिया जिसके अंदर सिर्फ राम की ट्रांजैक्शंस होंगी। मैंने श्याम का अकाउंट बिल्कुल अलग कर दिया जिसके अंदर सिर्फ श्याम की ट्रांजैक्शंस होंगी। सर आप ऐसा कर ही क्यों रहे हो, सबको अलग अलग क्यों करना है? बेटा अगर सारे एक साथ रहेंगे, सारी ट्रांजैक्शंस में एक साथ मिक्सअप कर दूं तो आप किसी का भी अमाउंट एग्जैक्ट नहीं बता पाओगे कि राम का कितना है, श्याम का कितना है। बहुत टाइम लगेगा और इतना टाइम नहीं होता बिजनेस के पास। एक एग्जाम्पल दूं अगर क्लासिफिकेशन का, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है बैंक। आप बैंक गए होगे, कुछ बच्चे अगर नहीं गए तो अपने पेरेंट्स से ज़रूर पूछना। जब आप बैंक में जाते हो तो आपको जहाँ भी मनी डिपॉजिट करवाना होता है तो बहुत लंबी सी लाइन लगी होती है। वहाँ पे बहुत सारे लोग अपने अपने अकाउंट में पैसा डाल रहे होते हैं, लेकिन एक ही लाइन में। अब एक बात बताओ, सारे एक ही लाइन में खड़े हैं, सारे पैसा जमा करवा रहे हैं एक ही बैंक में, लेकिन क्या राम का पैसा कभी श्याम के अकाउंट में जाएगा? शाम का पैसा कभी राम के अकाउंट में जाएगा? सर बिल्कुल नहीं जाएगा, क्योंकि बैंक उन सबके अकाउंट क्या करता है, क्लासिफाई करता है, सबके अकाउंट अलग अलग कर देता है। डिपॉजिट सबके पैसे एक ही विंडो पे कलेक्ट किए जाते हैं, एक ही बैंक में कलेक्ट किए जाते हैं, लेकिन कलेक्ट करने के बाद उन्हें क्लासिफाई कर देते हैं। सेम बिजनेस करता है, बहुत सारे लोगों के साथ ट्रांजैक्शन करके रिकॉर्ड करता है। रिकॉर्ड करने के बाद सबको क्या कर देता है, क्लासिफाई, सबका अकाउंट कर देता है अलग अलग। फिर उसके बाद क्या करता है, क्लासिफाई करने के बाद करता है समराइजिंग। समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर। समराइजिंग का मतलब होता है शॉर्ट वे में ले आना, हिंदी में बोलते हैं सार में ले आना, शॉर्ट वे में कर देना। अब आपने शाम का अकाउंट बनाया, शाम के अकाउंट में मान लो आप ट्रांजैक्शंस लिख रहे हो उसकी, अब उसकी इतनी सारी ट्रांजैक्शंस हैं, पैसा लिया भी है, दिया भी है, मतलब आपने उससे परचेज भी किया है, सेल भी किया है। सेल परचेज क्या होता है, अपना सामान खरीदना और बेचना। सामान यानी गुड्स। अकाउंट्स में जिस चीज़ में भी बिजनेस डील करता है, जिस चीज़ का भी आपका बिजनेस है, उसको हम गुड्स कहते हैं। जैसे अगर किसी की फर्नीचर की शॉप है तो उसके लिए उसका जो फर्नीचर है वो गुड्स है। अगर किसी की कन्फेक्शनरी यानी कि जो किराने की दुकानें होती हैं उनके लिए जो उनका वो सामान है वो गुड्स है। ठीक है बेटा, जिस चीज़ का भी आपका बिजनेस है वो आपके लिए गुड्स है। ठीक है, तो शाम से आपने इतना गुड्स लिया भी है, दिया भी है, पैसा भी लिया है, दिया है, बहुत सारी ट्रांजैक्शंस हैं। अब बहुत सारी ट्रांजैक्शन है शाम ने, अब तुम्हें शाम से एट द एंड तुम्हें बैलेंस पता करना है कि शाम से कितना पैसा लेना है या कितना पैसा देना है। तो जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं आप सबको प्लस माइनस करोगे और एंड में जाके उसे क्या करोगे, एक समराइज वे में कर दोगे कि हाँ भैया शाम से हमने 2 लाख रुपए लेने हैं। ठीक है बेटा, जैसे आपके बैंक में होता है, बैंक में अगर आपने देखा हो तो बैंक वाले एक पासबुक देते हैं। बैंक की एक बुक होती है जिसमें आपने बैंक के साथ कितनी ट्रांजैक्शंस बैंक के साथ की हैं, कितना मनी डिपॉजिट करवाया है, कितना आपने मनी विड्रॉल किया है यानी निकाला है, और एंड में जाके वो बैंक वाले जो होते हैं वो एंड में जाके आपको उस बुक में लिख देते हैं योर बैलेंस। ठीक है, कि आपका बैलेंस बैंक में 1 लाख है, 50,000 है, जितना भी है, उसे बोलते हैं समराइजिंग। सेम बिजनेस करता है, सबको पहले सारी ट्रांजैक्शंस को वो रिकॉर्ड करता है, फिर सबके अकाउंट को अलग अलग कर देता है, फिर अलग अलग करने के बाद उनको समराइज करता है यानी उनका एक बैलेंस निकाल देता है। ठीक है, एंड इन टर्म्स ऑफ मनी, ये जितनी भी चीज़ें हो रही है ना, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग और समराइजिंग, ये सारे के सारे मनी के टर्म्स में होनी चाहिए। आपके बिजनेस के अंदर जो भी ट्रांजैक्शन होगी, लेन देन होगा, वो सिर्फ और सिर्फ पैसों में होगा। अगर पैसों में कोई ट्रांजैक्शन नहीं है तो बिजनेस उसको रिकॉर्ड नहीं करेगा। बिजनेस को कोई मतलब नहीं होता अगर कोई भी ट्रांजैक्शन बिना पैसों की होती है तो, जिसमें मनी इन्वॉल्व ही नहीं होता, वो ट्रांजैक्शन बिजनेस रिकॉर्ड नहीं करेगा। बहुत ध्यान से सुनना इस बात को। कह रहे ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स, आगे वही लाइन रिपीट कर रहा है, बहुत ध्यान से सुनो। ट्रांजैक्शंस, जो भी लेन देन होता है या जो भी घटनाएं होती हैं बिजनेस में, विच आर एटलीस्ट पार्ट ऑफ अ फाइनेंशियल कैरेक्टर,
उनका करेक्टर कैसा होना चाहिए, इन दोनों का, ट्रांजैक्शन और इवेंट्स का, फाइनेंशियल होना चाहिए। मैंने अभी समझाया कि मनी के टर्म्स में ही ट्रांजैक्शंस होनी चाहिए, मनी के टर्म्स में ट्रांजैक्शन नहीं होंगी तो वो रिकॉर्ड नहीं करेगा, ठीक है। फाइनेंशियल करेक्टर एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट देयर ऑफ, और कह रहा है कि की सारी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता है और उनका रिजल्ट बताता है। इंटरप्रेटिंग मतलब बताना, रिजल्ट बताना। रिजल्ट क्या है अकाउंट्स में? अकाउंट्स में रिजल्ट का मतलब होता है प्रॉफिट या लॉस। प्रॉफिट या लॉस, आपने इतने सारे लोगों का अकाउंट बनाया होगा, फिर उन्हें समराइज़ भी किया होगा, ठीक है, समराइज़ किया होगा, यानी कि अब उसमें से कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको आपने पैसा देना होगा, कुछ लोग ऐसे होंगे जिनसे आपने पैसा लेना होगा। तो लेने वाले से ले लो और देने वालों को दे दो, तो जो बच गया वो आपका रिजल्ट है। अब रिजल्ट वो प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है। तो बेटा यहाँ पर ख़त्म होता है आपका मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग। बहुत अच्छे से समझ आया होगा आई होप। अगर नहीं समझ आया, आपके पास मेरा नंबर है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। बहुत आराम से आपको कोई भी अगर प्रॉब्लम होती है, डाउट होता है, आप मुझसे कॉल करके क्लियर कर सकते हैं। तो ये था हमारा मीनिंग। चलिए आइए अब हम पढ़ते हैं फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के फीचर्स यानी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। सबसे पहला ही कैरेक्टरिस्टिक्स है आइडेंटिफाई द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। कोई भी ट्रांजैक्शन को बिजनेस रिकॉर्ड करने से पहले उसे आइडेंटिफाई ज़रूर करता है कि भैया जो मैं ट्रांजैक्शन बिजनेस में लिखने जा रहा हूँ क्या वो पैसों में है या नहीं। फाइनेंशियल का मतलब पैसों में होना। अगर ट्रांजैक्शन पैसों में है तभी उसको आगे हम रिकॉर्ड करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। चलो हमने आइडेंटिफाई कर लिया। आइडेंटिफाई करने के बाद वो मेजर करता है। मेजरिंग द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन से मेजरिंग का मतलब क्या है यार, देखो मान लो आप इंडिया में होकर आप बिज़नेस कर रहे हो अमेरिका से, ठीक है। अमेरिका से आपने डील किया, अब वहाँ से जो आपको अमाउंट मिलेगा वो डॉलर्स में मिलेगा या रुपीज़ में। पीछे से आवाज़ आई बच्चों की, सर डॉलर्स में मिलेगा। आप अकाउंट्स लिख रहे हो इंडियन रुपीज़ में, आप जो अपने अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हो वो इंडियन करेंसी में कर रहे हो, तो आप क्या डॉलर्स को रिकॉर्ड कर सकते हो? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। तो आपको क्या करना चाहिए, आप उन डॉलर्स को अपनी इंडियन करेंसी के साथ मेजर करोगे कि अगर 5,000 डॉलर्स हैं तो वो इंडियन रुपीज़ में कितने हुए। जैसे ही आपने उन्हें रुपीज़ में कन्वर्ट किया यानी मेजर कर लिया, उसके बाद आप क्या करोगे, रिकॉर्डिंग। और रिकॉर्डिंग के लिए मैंने बुक का नाम लिया था कुछ, क्या नाम था उस बुक का? उस बुक का नाम था जर्नल। जर्नल बुक में बिजनेस अपनी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करता है, ठीक है बेटा। जर्नल बुक का एक और नाम होता है, डेट इज़ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री और प्राइम एंट्री। सर ये नाम क्यों बोला आपने? ओरिजिनल एंट्री और प्राइम एंट्री का मतलब बिजनेस की जितनी भी ट्रांजैक्शन होती हैं सबसे पहले इस जर्नल बुक में रिकॉर्ड की जाती हैं, इसलिए इसका नाम प्राइम एंट्री बुक और ओरिजिनल एंट्री बुक कहा जाता है। चलो आपने ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया, रिकॉर्ड करने के बाद क्या किया आपने, क्लासीफाई। सबके अकाउंट को आपने अलग अलग कर दिया, और अलग अलग करने के लिए भी बेटा एक बुक होती है। जैसे रिकॉर्ड करने के लिए जर्नल बुक होती है, वैसे ही सबके अकाउंट को अलग अलग करने की बुक्स होती है, और उस बुक का भी नाम है लेजर, लेजर बुक, ठीक है बेटा। हम सबसे पहले जितनी भी हमारी ट्रांजैक्शंस होती हैं हम उनको रिकॉर्ड करते हैं जर्नल बुक में, और जर्नल बुक के बाद सबके अकाउंट को हम अलग अलग मेंटेन करते हैं। राम का अकाउंट अलग, श्याम का अकाउंट अलग, मोहन, मोहित, जो भी है, जितने भी हमारे जो बिजनेस के में जो हम हमारे साथ डील करते हैं, हम सबका अकाउंट क्या कर देते हैं, अलग अलग, यानी क्लासीफाई। और जिस बुक में क्लासीफाई करते हैं उस बुक का नाम क्या होता है, लेजर बुक, ठीक है बेटा। अब क्लासीफाई करने के बाद हम क्लासीफाई करते हैं और उसके बाद हम समराइजिंग। क्लासीफाइंग के बाद मैंने क्या बताया था, समराइजिंग करना। समराइजिंग मतलब एक शॉर्ट वे में ले आना, एक सार में ले आना। इतने सारे अकाउंट हमने रिकॉर्ड किए, अब उन सबका बैलेंस निकालना, ठीक है ना, कि भैया शाम का कितना बैलेंस हुआ, राम का कितना बैलेंस हुआ, मोहन, रोहन, सब का कितना कितना बैलेंस हुआ, ठीक है बेटा। अभी समराइज कर दिया आपने। समराइज करने के बाद हम क्या करते हैं, इंटरप्रिटेशन एंड एनालिसिस, दोनों एक ही बात है। इंटरप्रिटेशन एंड एनालिसिस का मतलब ये होता है कि आपने उन्हें एनालाइज किया कि कितनों से पैसा लेना है और कितनों को पैसा देना है। जब आपने ये एनालाइज कर लिया, ये डेटा निकाल लिया, उस डेटा को निकालने के बाद जो भी रिजल्ट आएगा आप उसको कम्युनिकेट करोगे। सर कम्युनिकेट मतलब बताना, प्रॉफिट होगा या लॉस आप बताओगे। सर किन्हें बताएंगे, आप अपना रिजल्ट कम्युनिकेट करते हो यूजर्स के साथ।
सर ये यूज़र्स कौन होते हैं? बेटा ये जो यूज़र्स हैं ना, ये मैं आगे आपको बहुत डिटेल में समझाऊंगा। यूज़र्स अभी बेसिकली समझ लो, जिनको हमारे कंपनी के प्रॉफिट और लॉस से फ़र्क पड़ता है, ठीक है, उनको हम यूज़र्स कहते हैं। ठीक है बेटा, वो अकाउंट्स हमारे ज़रूर चेक करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे फीचर्स ख़त्म हुए। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो, थ्योरी मस्ट है, लेकिन इतना डेप्थ में भी नहीं जाना है अभी। कुछ बच्चे अपनी बुक्स में, जिनके पास होगा या स्कूल से जो भी उन्हें मटेरियल मिला होगा, इसके आगे बहुत कुछ लिखा होगा, बहुत सारी चीज़ों के नाम लिखे होंगे। बेटा अभी आपको इतना बड़ा नहीं बनना है, बहुत स्टेप वाइज स्टेप चलना है। उसके बाद मैं गारंटी देता हूँ आपको 3 या 4 महीने के बाद ये जितनी भी आप थ्योरी पढ़ रहे हो, आपको बहुत डिटेल्ड में इनके बारे में पता होगा। लेकिन आप पहली ही क्लास में या पहले ही 1 महीने में सोचो कि आप अकाउंट्स को ऐसा पढ़ लो, जो स्टार्टिंग का जोश होता है ना नई क्लास का, वो मुझे पता है। लेकिन बच्चे बहुत गलतियां करते हैं, वो रट के बैठते हैं थ्योरी में। क्या कह रहा हूँ, रटना नहीं है अकाउंट्स को। ये बिजनेस स्टडीज़ नहीं है, ये कोई थ्योरी का सब्जेक्ट नहीं है, ये एक बहुत ही अच्छा कंसेप्चुअल सब्जेक्ट है जिसमें कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर होने चाहिए। तो जितना मैं अभी करा रहा हूँ आपको जस्ट सुनना है थ्योरी को, और जस्ट मैंने इनके बारे में क्या क्या बोला है, इनका काम क्या है, बस आपको वो ही समझना है। उसके अलावा अभी कुछ भी नहीं करना। ठीक है बेटा, तो फीचर्स ख़त्म होते हैं। चलिए आइए आगे पढ़ते हैं। तो बेटा अब हम शुरू करते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का उद्देश्य क्या है, क्या काम है अकाउंटिंग का? अकाउंटिंग जो है वो मेंटेन करता है द सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस। जितने भी हमारी बिजनेस ट्रांजैक्शंस होती हैं उनका सिस्टमैटिक रिकॉर्ड रखता है कौन? अकाउंटिंग। सीधी सी बात है बेटा, अभी मैंने क्या कहा, अभी सिखाया आपको पीछे मैंने कि सिस्टमैटिक रिकॉर्ड का मतलब सारी बुक्स प्रॉपर मेंटेन करता है अकाउंटिंग। जैसे हम बिजनेस अपनी ट्रांजैक्शन कौन सी बुक में रिकॉर्ड करता है, बच्चे पीछे से आवाज़ दे रहे हैं, जर्नल। फिर जर्नल के बाद कौन सी बुक में क्लासीफाई करता है, लेजर, है ना। तो वो हो गया ना एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड। ऐसा तो नहीं है किसी भी डायरी वायरी में लिख दिया, नहीं, वो रफ होता है। तो बिजनेस हमेशा एक सिस्टमैटिक अकाउंट जो रिकॉर्ड है अपनी ट्रांजैक्शन का वो मेंटेन करता है। ठीक है, सिस्टमैटिक रिकॉर्ड करना उसका एक ऑब्जेक्टिव है। उसके बाद आता है असर्टेन प्रॉफिट एंड लॉस। बिजनेस हमारे अकाउंट्स क्यों मेंटेन करता है? ताकि प्रॉफिट और लॉस हमें बता पाए। ठीक है बेटा, प्रॉफिट और लॉस बताने के बाद और बिजनेस का एक और ऑब्जेक्टिव है, वो क्या बताता है हमें? डिटरमाइनिंग द फाइनेंशियल पोजीशन, फाइनेंशियल आर्थिक अवस्था। हमारा बिजनेस में जो है, हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल सिचुएशन क्या है। सर इसको बहुत डिटेल में समझो, हमें समझ नहीं आ रहा। बेटा फाइनेंशियल पोजीशन अभी जो आपको समझना है बस इतना समझना है कि पैसों में हमारा बिजनेस कितना स्ट्रांग है, हमने कितना पैसा उसमें इन्वेस्ट कर रखा है, लगा रखा है, या कितना पैसा हमारा मार्केट में है। ठीक है, वो बताता है हमारा अकाउंटिंग। सीधी सी बात है, आप सारी चीज़ें रिकॉर्ड कर रहे हो तो आपको पता तो रहेगा कि आपने बिजनेस में कितना पैसा लगाया है, कितना पैसा देना है, लेना है, सब पता होता है। तो इसलिए अकाउंटिंग हमारी फाइनेंशियल पोजीशन को भी बताता है। इसको अभी बहुत डेप्थ में भी समझना है, लेकिन मैंने क्या कहा, अभी नहीं, 2-3 महीने आपको रुकना पड़ेगा, उसके बाद आपको सब ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो फाइनेंशियल पोजीशन के साथ साथ बिजनेस हमें हेल्प करता है हमारी मैनेजमेंट को, असिस्टिंग द मैनेजमेंट। आप सारी की सारी खर्चे, इनकम, सब कुछ रिकॉर्ड करते हो, जर्नल और लेजर में सब कुछ रिकॉर्ड हो जाता है। तो मैनेजमेंट के लिए बहुत हेल्पफुल रहता है। मैनेजमेंट के लिए हेल्पफुल कैसे है? मैनेजमेंट को बहुत सारे डिसीजंस लेने होते हैं, बोनस के रिगार्डिंग, प्रोडक्शन के रिगार्डिंग, तो मनी से रिलेटेड भी इन्हें बहुत डिसीजंस लेने पड़ते हैं, जिसमें उनकी हेल्प कौन करता है? अकाउंटिंग। ठीक है बेटा, क्योंकि सारी की सारी चीज़ें अकाउंटिंग के पास रिकॉर्ड होती हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आता है प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन टू यूज़र्स। अभी मैंने समझा है, यूज़र्स जिनको हमारे प्रॉफिट और लॉस से फ़र्क पड़ता है उन्हें यूज़र्स कहते हैं। तो इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। और कह रहे हैं हमारे यूज़र्स को क्या प्रोवाइड करवाता है? इन्फॉर्मेशन, कि उनको कितना वो खर्चा हो रहा है बिज़नेस में, कितनी इनकम आ रही है बिज़नेस में। ठीक है, तो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन भी कौन देता है? हम बिज़नेस को अकाउंटिंग देता है। तो बेटा ये आज हमने पढ़ा है क्या? मीनिंग अकाउंटिंग का, फिर हमने पढ़ा है उसका फीचर यानी कैरेक्टरिस्टिक, फिर हमने आज पढ़ा है ऑब्जेक्टिव। अभी थ्योरी इतनी ही है, ठीक है, इससे ज़्यादा अभी नहीं पढ़ना है। मैं धीरे धीरे क्लासेस देता रहूँगा। जैसे जैसे मैं क्लासेस दूँ प्लीज़ उसको बहुत अच्छे से सुनो। कोई डाउट आता है मुझसे पूछो, वैसे अभी कोई डाउट नहीं आएगा। अभी जस्ट मैंने जो बोला है वो सुनना है। अपने दिमाग में फालतू बातें नहीं लानी है कि इसके अंदर और क्या हो सकता है। पूरा मौका मिलेगा ये सारी चीज़ें करने का, सारे के सारे क्वेश्चंस पूछने का मौका मिलेगा, लेकिन टाइम आने पर। ठीक है बेटा, तो अभी जब आपकी 7-8 क्लासें हो जाएंगी तब आप बिल्कुल फ्री हो जाओगे मुझसे लॉजिक वाइज क्वेश्चन करने के लिए।
ठीक है बेटा। तो आज के लिए अभी हम इस लेक्चर को यहीं छोड़ते हैं। ठीक है बेटा, बाय।